हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। इन क्वेश्चंस के 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत अधिक चांसेस हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग अंत में बताइएगा कि आपने 22 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। यहाँ पर हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी बाहर में रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपको पास्ट में मिले, यहाँ पर सेड जो है से का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो जब बाहर में सेड मिल जाए तब आपको मे को कन्वर्ट करना है किसमें, तो माइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मे को कन्वर्ट करेंगे माइट में। तो कौन से ऑप्शन में माइट लिखा गया है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम खुश रहो, तो विश कर सकते हैं। ठीक है, विश के यहाँ पर भी ठीक है, सैड टू कोई दिक्कत नहीं है, विश भी ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि क्या किसमें मे को माइट किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन की यदि बात करें तो यहाँ पर आई बी हैप्पी, यू को तो ठीक किया मी के अनुसार कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पर माइट नहीं लगाया, ये कैंसिल हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन में मे को माइट में कन्वर्ट किया, सी में भी नहीं किया, डी में भी नहीं किया, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माई फादर विश्ड, मेरे पिताजी ने विश किया। यहाँ पर टू मी भी लिखा हुआ, यहाँ पर भले ही नहीं लिखा, लेकिन सेंटेंस का सेंस आ जाता है कि मेरे पिताजी मेरे को ही विश किए। ठीक, तो माई फादर विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यू ब्लैंक नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम अपना टाइम को वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर हम किसी को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। सजेस्ट करना मतलब सलाह देना। तो जब कभी भी सजेस्ट किया जाता है तो हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि फिर मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि फिर आउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीनों आपस में इंटरचेंजेबल है, यानी कि एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर माइट तो लगेगा नहीं, चाहिए किसी सेंस में हम शुड लगाएं, मस्ट लगाएं या आउट टू लगाएं। कैन भी नहीं लग सकता है, आउट लग सकता है, लेकिन आउट के साथ टू भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो टू नहीं लगाया गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा शुड। शुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फॉरेस्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, यानी कि फॉरेस्ट को अवश्य प्रिजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। किसके द्वारा, तो हमारे द्वारा। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। यह सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है, तो इसका हमें एक्टिव वॉइस करना है। ठीक है, तो मस्ट बी किसका बनता है, पैसिव, तो मस्ट का बनता है। तो ऑप्शन में हमें मस्ट चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप इसका पैसिव करेंगे तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे, तो पैसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फॉरेस्ट, जो कि आगे किया गया है। मस्ट है तो मस्ट प्लस बी, जब भी आपको मॉडल मिले तो उसके साथ आपको बी जोड़ना है। प्रिजर्व जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वी जब पीछे जाएगा तो बाई अस हो जाएगा। यानी कि इसका जो है सेम टू सेम क्वेश्चन मिल पा रहा है पैसिव में, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द टीचर इंटर्ड द क्लास, यानी कि टीचर जो है क्लास में इंटर किए। सी स्टार्टेड टीचिंग, और उन्होंने क्या कर दिया, टीचिंग करना, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसे हमें कंबाइन करना है, यानी कि जोड़ना है। तो टीचर इंटर किया और पढ़ाना शुरू कर दिया, तो द टीचर इंटरिंग, यहाँ पर इंटर्ड लिखा हुआ तो हम आईएनजी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी इसने टेंस को चेंज कर दिया, विल इंटर क्यों लगाएंगे जब यहाँ पर पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर है पास्ट फॉर्म, और डी नंबर में भी फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, इसने भी टेंस को चेंज कर दिया, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द टीचर इंटर्ड द क्लास। अब टीचर ही तो सी है, यानी कि उसको हम दोबारा नहीं लिखे, इंटर्ड द क्लास एंड, और उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टेड टीचिंग, और पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सी को रिमूव कर दिया गया, क्यों, क्योंकि टीचर आगे लिख दिया गया, इसी का प्रोनाउन यहाँ पर यूज हुआ है, तो इस वजह से इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है प्लीज स्टॉप ब्लैंक सो मेनी मिस्टेक्स, यानी कि कृपया करके बंद करो। क्या करना, मेक करना, बनाना या करना, क्या चीज़, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स। कृपया करके बंद करो इतने ज़्यादा मिस्टेक्स करना। तो जब भी आपको स्टॉप वर्ब मिले और उसके बाद वर्ब फिल करने को कहे, तो तब आपको याद रखना है कि स्टॉप के बाद हमेशा जीरंड फॉर्म का यूज होता है। कौन सा फॉर्म, जीरंड फॉर्म। जीरंड फॉर्म क्या कहलाता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म कहलाता है जीरंड फॉर्म। ठीक है, तो स्टॉप के बाद जीरंड फॉर्म चाहिए, यानी कि आईएनजी फॉर्म चाहिए। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, तो आपको क्या रखना है, स्टॉप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है वर्ब का। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है इट इज रेनिंग टूडे ब्लैंक। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है, यानी कि इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन
उसके बाद टैग। अब क्वेश्चन टैग में क्या होता है, तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव का रहे तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है, और निगेटिव का रहे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। ठीक है, तो इज लिखा हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि इजंट लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म हमें लिखना है। ठीक है, इज नॉट हो गया, उसके बाद हमें वापस से सब्जेक्ट को लिखना है। याद रखना कि प्रोनाउन का यूज करना है। इट तो अपने आप में प्रोनाउन ही है, तो इट इजंट इट हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कैन रहता तो कांट इट हो जाता, इज है तो इजंट इट हो जाएगा। ठीक है, कुड रहता तो कुडंट इट हो जाता, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन है इट हैपेंड, यानी कि यह हुआ, कब हुआ, तो यहाँ पर इन द मार्च मंथ, यानी कि मार्च के महीने की बात की गई है। तो इसको समझने के लिए पहले आप इसका हिंदी लिखिए, तो इसका हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, यह हुआ कब हुआ, तो मार्च के महीने में, यह काम जो है मार्च के महीने में हुआ। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इन आएगा, बचा मार्च का महीना। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो आप लोग ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे राम की गाय, क्या पढ़े होंगे, राम की गाय। इसको आप कैसे लिखते हैं ट्रांसलेशन में, पहले आप बाद में जो लिखा रहता है उसको लिखते हैं, यानी कि द काऊ, और फिर बीच में का की का इंग्लिश लिखते हैं तो ऑफ हो जाता है, द काऊ ऑफ। अब बाद में जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है उसको आप लिखते हैं द काऊ ऑफ राम, ऐसा ना लिखते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मे को हमने इन कर दिया, पहले आप महीनों के लिखिए, तो इन द मंथ, महीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन द मंथ। अब बचा का की तो उसके लिए हम मंथ, अब का के लिए हम लिखेंगे ऑफ, अब बच गया मार्च तो ऑफ मार्च। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च, तो ऐसा होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है, तो इन द मार्च मंथ नहीं, ऑफ लगाना है, तो इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च। 8th नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्पेलिंग जो है प्रपोजल लिखा हुआ है, प्रपोजल को हम कैसे लिखेंगे, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, तो PROPOSAL, प्रपोजल का स्पेलिंग ये होता है, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा गया है, तो PROPOSAL ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है वॉक स्लोली, यानी कि धीरे चलो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फॉल हो जाओगे, गिर जाओगे। तो यहाँ पर फॉल होने की सभी में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो धीरे चलो, नहीं तो, नहीं तो के लिए हम लेस्ट का यूज़ करते हैं, लेस्ट मतलब होता है नहीं तो, और लेस्ट जो है अपने साथ शुड मॉडल वर्ब लेता है। ठीक है, कई बार खाली स्थान में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको लेस्ट लगाकर सेंटेंस लिख देगा और फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, जिसमें आपको क्या भरना होता है, शुड भरना होता है। ठीक है, तो लेस्ट प्लस शुड जाइए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है, किसका, जाइगेंटिक का। जाइगेंटिक मतलब होता है विशाल या बृहद, कोई चीज़ लार्ज अमाउंट में है, विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है, विशाल है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी पर्यायवाची बताना है। तो इनॉर्मस मतलब भी वही होता है, विशाल या बृहद। इसका हम अदर सिनोनिम्स की बात करें तो हम ह्यूज भी लिख सकते हैं, ह्यूज मतलब भी विशाल या बड़ा होता है, लार्ज मतलब भी विशाल या बड़ा होता है। इसके अलावा इनॉर्मस तो होता ही है, और क्या हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची में, तो इसके लिए हम टाइटेनिक वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइटेनिक मतलब भी होता है विशाल या बृहद, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जाइगेंटिक मतलब क्या होता है, इनॉर्मस होता है, विशाल या बृहद होता है। एवरेज मतलब तो हो गया एवरेज, यानी कि औसत, ये तो उसका पर्यायवाची होगा नहीं। स्मॉल मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा, लंबा नहीं, हमें बृहद यानी कि विशाल करना, बड़ा करना है। ठीक है, तो लार्ज हो सकता है, ना कि टॉल हो सकता है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है, किसका बताना है, बाई। बाई मतलब होता है खरीदना, तो खरीदना का उल्टा बेचना, बेचना का इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल करना यानी कि बेचना, तो यहाँ पर सेल इसका ए नंबर क्वेश्चन राइट, सॉरी ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिंग मतलब तो होता है लाना, तो खरीदना का लाना तो होगा नहीं। गेन मतलब होता है प्राप्त करना, तो बाई मतलब भी तो प्राप्त करना ही होता है, तो ये तो सिनोनिम में चल जाएगा। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, तो लाभ नहीं होगा, इसका हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, यानी कि उल्टा, जिसको हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ओनर इन अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि कौन बंदा जो था वो लैंड ओनर था, किस चैप्टर में, तो अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि एक शादी का प्रस्ताव जो था। ये चैप्टर जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ मैरिज प्रपोजल क्या है, तो आपको याद रखना कि ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एकांकी। ठीक है, तो इसका जो ओनर था, लैंड ओनर यानी कि जमीन का मालिक कौन था, लोमोव था। ठीक है, बी नंबर इस
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिस पर जो है नटालिया, यहाँ पर नस्टालिया लिखा हुआ है, लेकिन नटालिया जो है जिस पर वो क्लेम कर रही थी कि वो ज़मीन मेरा है, लेकिन वो एक्चुअल में ज़मीन किसका था, लोमोव का था। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू डन, यानी कि डन के अनुसार मैंस पावर इज, यानी कि मानव की जो शक्ति है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा फीबल है। फीबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि मानव की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि ना तो वो खुशी के 1 घंटे को जोड़ सकता है और ना ही दुख के 1 घंटे को कम कर सकता है। ठीक है, तो फीबल मतलब होता है कमज़ोर, मानव की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव की शक्तियाँ जो है स्मूथ नहीं है, ना तो स्टोरी कहानी भी नहीं है, एक्टिव यानी कि सक्रिय भी नहीं है, बल्कि क्या है, मानव की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, फीबल हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ। इसको डॉन पढ़िए, डन पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, जॉन डन जो है वो चाहते हैं गो अवे, दूर जाना, ना कि इस वजह से, किस वजह से, कि वो थक गए थे। किससे, तो वो दूर जा रहे होते हैं अपनी बिलव्ड से, अपनी वाइफ से, अपनी प्रेमिका से। ठीक है, तो वो किससे नहीं थके होते हैं, अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता से नहीं, अपने भाई से भी नहीं, अपनी बहन से भी नहीं, बल्कि अपनी वाइफ से। जॉन डन बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं टायर्ड हो गया हूँ, ऊब गया हूँ तुमसे, यानी कि अपनी वाइफ से। ठीक है, ये नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव का जो जीवन है इज़ नो बेटर दैन, यानी कि मानव का जीवन जो है वो बेहतर नहीं है किसकी तुलना में, तो आपको याद रखना है कि मानव जीवन जो है वो डेथ यानी कि मृत्यु की तुलना में बेहतर नहीं है। मानव जीवन से कहीं ज़्यादा बेटर है क्या, डेथ यानी कि मृत्यु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्नी मतलब होता है यात्रा, लाइफ तो लाइफ की तुलना लाइफ से ही कैसे करेंगे, तो उसका अपोजिट सेंस देना पड़ेगा, यानी कि लाइफ का अपोजिट सेंस में क्या जाएगा, डेथ जाएगा। ठीक है, स्लीप भी नहीं होगा, तो ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन डेथ, यानी कि मृत्यु से बेहतर नहीं है मानव का जीवन। 16 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन डाइड, यानी कि जॉन डन जो है वो मर गए ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी के वजह से मर गए थे। किसके वजह से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, एट द एज ऑफ, यानी कितने वर्ष की उम्र में, तो आपको याद रखना है 26 वर्ष की उम्र में जॉन डन की मृत्यु हो गई थी। ये जॉन डन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में उभरे थे। ठीक है, मेटाफिजिकल एक नई टाइप का पोयम लिखा था, तो उसके रूप में ये उभरे थे मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। ठीक है, और उनकी उम्र जो है टीबी की वजह से 26 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि वह जो औरत जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा सुंदर औरत है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है इपिटाफ पर लिखा हुआ था, यानी कि पत्थर का जो शिलालेख होता है उस पर लिखा हुआ था कि यह जो औरत है ये पूरे वेस्ट में जो है सबसे खूबसूरत औरत है। तो इपिटाफ पे लिखा हुआ था, यानी कि एन इपिटाफ चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक इज नोन एज वार पोएट, यानी कि कौन जो है युद्ध के कवि के रूप में जाने जाते थे। तो आपको याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक, कौन, रूपर्ट ब्रूक जो थे ये एक सोल्जर थे। क्या थे, सोल्जर थे, और जब ये सोल्जर थे तो ये युद्ध की कविताएं लिखते थे, इस वजह से इन्हें वार पोएट के रूप में जाना जाता था। तो रूपर्ट ब्रूक जो कि सोल्जर के राइटर हैं, यही किस रूप में जाने जाते थे, वार पोएट के रूप में जाने जाते थे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। D.H. लॉरेंस ने कौन सा चैप्टर लिखा, द स्नेक लिखा। T.S. एलियट ने मेकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा। W.V. ईट्स तो हमारे चैप्टर में नहीं आए, लेकिन W.H. ऑर्डेन आए थे जिन्होंने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा था। कौन सा राइटर थे, तो W.H. ऑर्डेन थे। ठीक है, तो वार पोएट के रूप से कौन जाने जाते हैं, तो रूपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हिज ब्रो, यानी कि उसकी जो माथा है वो डीपली लाइंड, उसमें डीपली गहराई से लाइन खींची हुई है विथ थॉट्स, यानी कि चिंतन के साथ, सोच के साथ लाइन खींची हुई है। तो किसके माथे पर लाइन खींची हुई थी, थॉट्स के साथ, वो खींची हुई थी मेकाविटी जो कि एक बिल्ली थी, जो कि मिस्टीरियस कैट थी। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके ही माथे पर डीपली लाइन खींची हुई थी जो कि थॉट्स यानी कि चिंतन से भरे हुए थे वो लाइन। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है के अंदारू वाला जो कि फायर हिम के राइटर हैं, वाज अ ब्लैंक बाय रिलीजन, यानी कि के अंदारू वाला जो कि किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो आपको याद रखना है कि वो पारसी धर्म से थे। और एक और ऑप्शन मिल सकता है पारसी के अलावा, आपको ये भी याद रखना है कि वो जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसका मैंने एक समरी बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप समरी देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो
पारसी मिले या जोरोस्ट्रियन मिले, आपको इन्हीं दोनों को टिक करना है। किसके बारे में? तो केकी वाले के बारे में यदि पूछेगा तो, ठीक है। तो केकी वाला पारसी या कि फिर जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते थे, यानी कि उनका संबंध था, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड, यानी कि उसने अपने सर को उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, यानी कि पीने के बाद उसने अपने सर को उठाया, एज कैटल डू, जैसा कि मवेशी लोग करते हैं, पानी पीने के बाद अपना सर उठाते हैं। इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा पोएम से? तो आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है स्नेक, जिसके राइटर कौन है? D.H. लॉरेंस हैं, ठीक है। तो उसमें एक सांप आ जाता है पोएट के पास, जो कि पानी पीने के बाद अपना सर जो है मवेशियों यानी कि कैटल की तरह सर को अपना वो ऊपर करता है। तो ये चैप्टर के कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो ये स्नेक से लिया गया है, यानी कि C नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसके राइटर जो हैं वो D.H. लॉरेंस है, ठीक है। 22 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, स्नेक्स वर सीन, यानी कि सांपों को देखे गए, अमंग यानी कि के बीच में, इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मेरी दादी माँ या कि फिर नानी माँ के घर में किसके बीच में सांपों को देखे गए? तो कमला दास बोलती हैं कि मैं अपने नानी माँ के घर बहुत दिन से नहीं गया हूँ और उन किताबों के बीच में अब क्या घूमते हैं? सांप घूमते हैं। तो किताबों के बीच में सांप देखे गए हैं, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेड पर नहीं देखे गए, टेबल पर भी नहीं देखे गए, चेयर्स पर भी नहीं देखे गए, बल्कि किताबों के बीच में अब क्या घूमते हैं? सांप घूमते हैं, जिनको वो पढ़ा करती थी बचपन में, जिसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी कि उन किताबों को वो पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी, वो उसको पढ़ नहीं पाती थी। अब उन किताबों के बीच में क्या घूमते हैं? स्नेक्स घूमते हैं, यानी कि सांप घूमते हैं, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।